फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है oogenesis इन ह्यूमन फीमेल। यानी जैसे हम आपको ये चैप्टर करा रहे थे, थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी का, +2 बायोलॉजी का स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें मैंने पिछली जो अपनी वीडियो आपको डाली है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कराया था, और आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है वो oogenesis। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने पीछे आपको जब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया था ह्यूमन मेल और फीमेल का, तब भी ये बात बताई थी कि जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस तरह से उसमें कुछ यानी कि डिफ्रेंशिएशन होते हैं, उसमें कुछ जैसे डिफरेंस पाए जाते हैं, उसी तरह से इनके अंदर जो गैमीटोजेनेसिस है उस गैमीटोजेनेसिस में भी अंतर होता है। तो जो मेल का यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और जो फीमेल में oogenesis है, ये थोड़ा सा स्लाइटली इसमें डिफरेंसेस हैं। तो वो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मेन यानी कि डिफरेंसेस होते हैं और कौन कौन सी इसमें ज़्यादातर मेन जैसे सिमिलरिटी हैं, कि जो मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में जो oogenesis है, इनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे अब ये तो आप समझते हैं कि जो इनका ओरिजिन है, यानी कि एक तरह से कहिए कि जो इसकी साइट है, कहाँ पर मेनली oogenesis होती है और कहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और स्पेशली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं टेस्टिज, और टेस्टिज के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इसी तरह से जो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें आती हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर यानी कि एक तरह से oogenesis होती है। तो स्टूडेंट्स, अब इसका मीनिंग हमने वैसे पीछे भी आपको बताया है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और oogenesis का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ एग। यानी कि जो एग कैसे बनते हैं, जो फीमेल्स में एग्स डेवलप करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, तो आज हम इस वीडियो से ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ। हालाँकि हमने पहले भी बताए हैं कि जो फीमेल में oogenesis होती है, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ एग्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल में, कि जो फीमेल फीटस होते हैं, यानी कि जब फेटल स्टेज आती है, फीमेल जब यानी कोई किसी मदर के पेट के अंदर होते हैं, यानी कि इनसाइड द मदर बॉडी, उनमें जो एग का फॉर्मेशन है वो तभी यानी कि स्टार्ट हो जाता है, और बिफोर बर्थ, जन्म से यानी कि पहले ही उसमें जो एग्स डेवलप होने होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं। यानी कि आफ्टर बर्थ किसी भी ह्यूमन फीमेल में कोई भी एग नहीं बनता। यानी कि जो ऑलरेडी पहले ही यानी कि बिफोर बर्थ जो फेटल स्टेज होती है, उस फेटल स्टेज में जो एग डेवलप हो जाते हैं, जितने भी यानी एग्स बनते हैं, वो ही केवल यानी कि रहते हैं। यानी कि उससे बर्थ के बाद उसमें कोई नए यानी कि एग डेवलप नहीं करते। जबकि हमने बताया था मेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, वो कब बनते हैं, वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी उनमें वो प्यूबर्टी के टाइम पे यानी कि डेवलप करते हैं। जबकि फीमेल में एग का फॉर्मेशन कब हो जाता है, फीमेल में एग का जो फॉर्मेशन है वो बिफोर बर्थ ही हो जाता है। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा जो और डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस अगर हम बात करें, कि जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें नंबर ऑफ यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। नंबर ऑफ से मतलब यानी कि मिलियंस में, या कहिए मिलियंस में, यानी कि ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में लिमिटेड अमाउंट में एग्स बनते हैं, और फिर उन एग्स में से भी केवल एक सिंगल एग ही डेवलप करता है। यानी कि हर, यानी जिसे कहते हैं उसकी ईच जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक ओवरी से एक ही एग का डेवलपमेंट होगा, और वो भी कब होगा, आफ्टर यानी कि प्यूबर्टी के बाद। तो इसलिए उसमें रेस्टिंग जो पीरियड है, फीमेल में एक तरह से जो एग रेस्टिंग पीरियड होते हैं, उनका रेस्टिंग पीरियड बहुत लेंथी होता है। तो आज हम इन्हीं यानी कि स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कि जैसे फीमेल में oogenesis कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कहाँ हो रहा है, कि जो ओवरी हैं। अब जैसे हमने बताया कि फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती हैं, तो दोनों ओवरी के अंदर यानी कि एग डेवलप करते हैं। तो जब ओवरी की अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, मान लो सपोज जैसे ये कोई ओवरी है, तो जो ओवरी की ये वॉल है, ये किससे लाइनेड होती है, यानी ये किसकी बनी है, एक तरह से इसकी ये जर्मिनल एपिथेलियम, जैसे हमने बताया था, वैसे भी चाहे वो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा हो और चाहे वो एग्स का यानी कि फॉर्मेशन होता हो, वो किससे होता है, वो होता है जर्म सेल से। इनको हम कहते हैं ये जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल्स।
तो ये जो जर्म सेल्स होती हैं, क्योंकि ये जो ओवरी हैं, ओवरी किससे लाइनेड होती हैं? जर्मिनल एपिथीलियम से। जैसे वहाँ भी हमने बताया था, लेकिन वहाँ हमने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि जो जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जो उनके अंदर टेस्टिज के अंदर टेस्टिकुलर लोबूल्स होते हैं, उनमें भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग्स होती हैं वो बाउंडेड होती हैं किससे? जर्मिनल एपिथीलियम से। और जर्मिनल एपिथीलियम के साथ साथ उनमें दूसरी टाइप की सेल्स भी हमने बताई थी स्टूडेंट्स, वहाँ बताई थी सर्टोली सेल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ओवरी में केवल जर्मिनल सेल्स यानी कि पाई जाती है, जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं। लेकिन बिफोर द बर्थ यानी कि किसी जो फीटस है, या जैसे कहिए जो मेनली जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो फीमेल यानी कि जैसे कहते हैं जो एक चाइल्ड होता है, फीमेल चाइल्ड, उसकी जो ओवरी की जो जर्मिनल सेल्स होती हैं, ये जर्मिनल सेल्स में से कुछ सेल ऐसी होती हैं जो मेनली नॉर्मली यानी कि सेल से कुछ बड़ी होती है कहीं कहीं पर, यानी कि कुछ सर्टेन सेल ऐसी होती हैं जो बीच बीच में कुछ बड़ी हो जाती हैं। क्या होती हैं? यानी जैसे ये जर्मिनल सेल्स हैं, उनके बीच बीच में कुछ सेल्स, सर्टेन सेल्स ऐसी होती हैं जिनके साइज लार्जर होते हैं। तो जो ये लार्जर यानी कि सेल्स होती हैं, जो बड़ी वाली सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं? इनको हम एक तरह से मदर सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि जो एग मदर सेल्स हैं। तो ये एग मदर सेल क्या करती हैं स्टूडेंट्स? यही एग मदर सेल्स ये डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं। तो हमने बिल्कुल जैसे वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटो जो है वो 3 यानी कि जैसे कि ये फेजेज में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन। यहाँ भी बिल्कुल वही सेम 3 फेजेज हैं। फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज, थर्ड फेज इज मेन मैचुरेशन फेज। तो यहाँ भी सेम यानी कि 3 ही फेज हैं, ये भी एक इसमें सिमिलरिटी है। तो जो फर्स्ट फेज होती है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो फेज है स्टूडेंट्स, ये किसी भी फीमेल की ओवरी में तब से ही स्टार्ट हो जाती है जब किसी फीमेल के अंदर इनसाइड मदर बॉडी जैसे जैसे ओवरी डेवलप करती हैं, और उन ओवरी के डेवलपमेंट होने के बाद उनकी जो ओवरी की जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स होती हैं, उन जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स में कुछ सर्टेन सेल्स ऐसी हैं, कुछ यानी कि जैसे कहिए सेल्स ऐसी होती हैं जिनके साइज दूसरी बाकी की सेल से बड़े होते हैं, यानी कि लार्जर होते हैं। तो उन्हीं सेल को हम क्या कहते हैं? उनको हम एग मदर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो वो जो एग मदर सेल्स हैं, या जिनको हम एक तरह से मदर सेल भी कह सकते हैं, वो क्या करती हैं? वो मल्टीप्लाई करती हैं। और ये मल्टीप्लाई करती है कौन सी डिवीज़न से? माइटोटिक डिवीज़न से। तो जब वो माइटोटिकली डिवाइड करती हैं स्टूडेंट्स, तो वो नंबर ऑफ क्या बना लेती हैं? सेल्स बनाती रहती हैं। और जब वो नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं तो हम उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को उगोनिया, यानी जैसे कहते हैं ना नंबर ऑफ उगोनिया। तो पहली जो फेज होती है मल्टीप्लिकेशन, उस मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं? नंबर ऑफ उगोनिया बनती रहती हैं। तो ये एक जैसे कहिए कि बर्थ से पहले ही जो ओवरी के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें जितने एग्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे हमने पीछे बताया भी था आपको कि एक जो ह्यूमन फीमेल्स है उसमें बिफोर बर्थ यानी कि जन्म से पहले ही लगभग यानी जैसे 1 यानी कि लाख और 60,000 से लेकर यानी कि 1,60,000 से लेकर 60,000 से लेकर 1,80,000 तक एग्स भरे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतनी जैसे मल्टीप्लाई करके जो जर्म यानी कि सेल्स हैं वो जर्म सेल्स मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ उगोनिया बनाती रहती हैं। तो ये उगोनियाँ बनती रहती हैं और जैसे जैसे यानी कि ये उगोनियाँ बनती रहती हैं तो ये धीरे धीरे जो ओवरी का हमने बताया था ना, जो ओवरी का इनर वाला पार्ट होता है, तो इनर वाला पार्ट कौन सा होता है? स्ट्रोमा। तो वो डीपली जैसे स्ट्रोमा के अंदर अब वो चलते रहते हैं, यानी बनते रहते हैं और वो इसमें इसके अंदर भरते रहते हैं। और जब इनके एक तरह से पूरे बंच बनते हैं, पूरे गुच्छे के गुच्छे बनते हैं, तो हम उनको एग नेस्ट भी कहते हैं। जैसे मानो एक ये फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ से देखिए जैसे इस डायग्राम में कि पहली फेज मल्टीप्लिकेशन है, तो इस यानी कि बिफोर बर्थ जन्म से पहले ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया और एक जो जर्म सेल है जो एक स्पेशल यानी कि जैसे कहती है जो साइज में अपनी बड़ी होती है, हम उसको नाम दिया जर्म सेल्स। और ये जर्म सेल जब मल्टीप्लाई करती है या माइटोटिकली डिवाइड करती है स्टूडेंट्स, तो ये जैसे एक सेल डिवाइड करके 2 बनाती है मल्टीप्लिकेशन में, फिर ये 2 सेल डिवाइड करके 4 बना लेती है, फिर ये ऐसी 4 फिर फर्दर यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 4 से कितनी बन जाएंगी? 8 बन जाती है। क्योंकि आप जानते हैं ना माइटोसिस में डबलिंग होती चली जाती है। एक जैसे 2 के 4 और 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16 बन जाएंगे। इस तरह से यानी कि एक सेल्स मल्टीप्लाई करके 2 डॉटर सेल्स बनाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ
उगोनिया यानी कि बन जाती हैं। अगर हम इन उगोनिया की एक प्लॉइडी भी देखें, इनकी अगर आप प्लॉइडी देखते हैं तो स्टूडेंट्स इनकी प्लॉइडी कैसी है, 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड से मतलब होता है कि इनमें डबल सेट है क्रोमोसोम्स का, और जब डबल क्रोमोसोम यानी कि होते हैं तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर कितने बनते हैं सेल के अंदर, जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो होते हैं 46, क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं उस ह्यूमन बीइंग्स में डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं 23 पेयर, या ये कहिए 46। तो ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं सभी उगोनिया की, और एक तरह से जब ये इकट्ठी होती रहती हैं तो क्या बना लेती हैं, ओवरी के अंदर एग नेस्ट बना लेती हैं, जैसे हम उनको ना एक एग नेस्ट भी कह सकते हैं। तो जब ये एग नेस्ट बन जाते हैं, बहुत सारे यानी कि एक तरह से एग बन जाते हैं, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी फेज हो गई, मल्टीप्लिकेशन। अब आती है दूसरा, तो मल्टीप्लिकेशन में जो अब ये उगोनिया हैं, अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि मानो नंबर ऑफ उगोनिया बन गई है, ये बहुत सारी उगोनिया बन जाती हैं, तो इसमें जब ये नंबर ऑफ उगोनिया बनती हैं तो इनमें क्या होता है कि केवल ये जो जैसे एक एग नेस्ट हो गया, इसको हम आप एक नाम दे सकते हैं एग नेस्ट, ये एक एग नेस्ट है। इस एग नेस्ट में से क्या होता है, कोई एक जो मेनली उगोनिया की सेल्स है, ठीक है, ये ही ग्रो करेगी, बाकी की क्या होती हैं, बाकी की धीरे धीरे जो उनकी पोटेंशियलिटी है वो लॉस हो जाती है। तो कोई एक यानी कि एग सेल ही केवल उनमें से ना ग्रोथ फेज में एंटर करेगी। तो ऐसे नंबर ऑफ यानी कि एग नेस्ट बनते रहते हैं और वो धीरे धीरे स्ट्रोमा के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए जब कोई फीमेल अब यानी कि जैसे जब उसका बर्थ हो जाता है और धीरे धीरे जब वो चाइल्ड बड़ा होता है और एक यानी कि प्यूबर्टी एज को अटेन करता है, तो उनके अंदर जो एग्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, क्योंकि मरते चले जाते हैं, क्योंकि फीमेल को बहुत ज़्यादा एग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें केवल एक एग एक ओवरी तैयार करती है 1 महीने के अंदर, यानी कि विदिन 1 मंथ। जैसे जैसे उनमें यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 साल में एक ओवरी से केवल 6 या 7 एग्स डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे ओवरऑल यानी कि किसी भी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है, जो रिप्रोडक्टिव जैसे कहते हैं टाइमिंग होता है, क्योंकि कोई भी फीमेल जो प्यूबर्टी एज को अटेन करती है वो 12-13 साल से लेके और लगभग जो है 45 से 50 ईयर तक की एज तक ही उसका जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। तो अगर हम इनको सबको कैलकुलेट करेंगे कि उसके पूरे होल रिप्रोडक्टिव यानी कि पीरियड्स में कोई फीमेल कितने एग्स यानी कि डेवलप कर सकती है, तो वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेगी, 450 लगभग, यानी कि 450। तो इसका मतलब है कि उसमें जो लाखों के यानी कि तादाद में जो एग्स डेवलप करते थे बिफोर यानी कि जैसे बर्थ, तो वो धीरे धीरे यानी कि इसलिए वो मरते चले जाते हैं या वो डेड होते चले जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें जैसे बताया अब ये एग नेस्ट बन गया, तो इस एग नेस्ट में जितने नंबर ऑफ एग्स हैं उनमें से क्या होता है स्टूडेंट्स, उनमें से केवल एक यानी कि जो एग होगा या एक तरह से कहिए जो ये उगोनिया होगी, वो उगोनियल सेल्स ही क्या करेगी, वो ग्रो करेगी। तो जब वो ग्रो करेगी, लेकिन वो ग्रो कब करेगी, वो ग्रो करेगी स्टूडेंट्स जब वो कोई फीमेल अपनी प्यूबर्टी एज को अटेन कर लेती है, यानी कि लगभग जब उसकी उम्र 12 और या 11 से 12 साल की एज हो जाती है, तो उसमें यानी कि जब ग्रोथ होगी। लेकिन उससे पहले अगर ये जो सेल जो एक ही यानी कि सेल है, जैसे अभी मैंने बताया कि इस एग नेस्ट में कोई एक ही सेल एक तरह से उसी का पोटेंशियल है डेवलप करने का, बाकी की जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो जो सेल यानी कि एक तरह से ग्रो करेगी, हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं हम प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte है। और जो बाकी की यानी कि सेल्स होती हैं, ये जब यानी कि मर जाती हैं या एक तरह से इनकी पोटेंशियलिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये सारी की सारी सेल्स एक लेयर के रूप में इस प्राइमरी oocyte यानी कि जो सेल ग्रो कर रही थी, इस ग्रो करने वाली प्राइमरी oocyte के ही चारों तरफ क्या कर जाती हैं, एक लेयर के रूप में अरेंज होती चली जाती हैं। तो जब ये एक लेयर बना लेती हैं, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है किसकी, जो यानी कि लॉस्ट सेल्स होती है, जिनकी पोटेंशियलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उनको हम फिर एक नाम दे देते हैं, कौन सी, फॉलिकल सेल्स। तो ये फॉलिकल सेल्स होती हैं, यानी कि या ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स जो यानी कि ख़त्म हो गई, वो पहले इनके चारों तरफ लेयर के रूप में थी, तो अब धीरे धीरे उनकी तो पोटेंशियलिटी ख़त्म हो जाती है, और जब ये एक लेयर के रूप में यानी कि डिपॉजिट हो जाती है किसके चारों तरफ, उस एक तरह से प्राइमरी oocyte, क्योंकि जो डेवलप कर रहा है उस डेवलपिंग यानी कि हम एक तरह से सेल को क्या कहते हैं, प्राइमरी
oocyte कहते हैं स्टूडेंट। तो ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो है एक लेयर डेवलप होगी। इस तरह से इसके चारों तरफ कई सारी लेयर बन सकती है। जैसे मानो एक से ज़्यादा अगर लेयर डेवलप हो जाए तो हम इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं। अभी जैसे हमने इसको प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब एक ही लेयर किसकी, ग्रेफियन फॉलिकल की सेल्स की डेवलप करेगी तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। इसका नाम दे सकते हैं नंबर 1 क्या स्टूडेंट्स, जैसे नंबर 1 दे सकते हैं हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी, ये फॉलिकल हो गया प्राइमरी फॉलिकल। और फिर उसके बाद में जब मान लो एक से ज़्यादा लेयर हो जाए, मान लो सपोज 2 लेयर डिपॉजिट हो जाएं इन्हीं सेल्स की, तो फिर क्या कह सकते हैं इसको, सेकेंडरी फॉलिकल भी कह सकते हैं। इसके बाद में हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल का नाम दे देते हैं, क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन हालांकि सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या होगा, बस लेयर यानी कि डबल हो रही हैं, लेयर के नंबर बढ़ रहे हैं, बाकी का कुछ नहीं हो रहा है। वो प्राइमरी oocyte ही, वो प्राइमरी oocyte में रहता है और प्राइमरी oocyte के ऊपर ही यानी कि लेयरिंग जो है होती रहती है। उसके बाद में क्या हो सकता है, टर्सरी भी फॉलिकल हो सकता है। जब ये टर्सरी फॉलिकल होगा तो टर्सरी फॉलिकल किसे कहेंगे, टर्सरी फॉलिकल उसे कहेंगे जिसके ऊपर 2 से भी ज़्यादा यानी कि लेयर अरेंज हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये फॉलिकल बन जाता है। लेकिन इन सभी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो या टर्सरी फॉलिकल हो, उनमें होता क्या है, वो प्राइमरी oocyte स्टेज में ही होता है। क्योंकि ये प्राइमरी oocyte स्टेज कब तक रहती है, ये तब तक रहती है जब तक कि कोई फीमेल अपनी प्यूबर्टी एज को अटेन नहीं कर लेती। तो इसलिए ये सबसे लेंदी यानी जैसे कहिए इसकी रेस्टिंग फेज होती है, ये वर्षों तक हो सकती है। यानी वर्षों से मतलब यही है कि क्योंकि अब आप मान लो किसी फीमेल में प्यूबर्टी एज मान लीजिए 11 साल में आ रही है, तो ये लगभग 11 साल तक की एज को आप कह सकते हैं, ये 11 साल तक यानी कि रेस्टिंग स्टेज में है। ये प्रोफेज की जो यानी मियोसिस की जो प्रोफेज होती है फर्स्ट, जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज स्टेज है, तो पूरी की पूरी यानी कि मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट जो होगी स्टूडेंट्स, वो क्या रहेगी, वो एक तरह से रेस्टिंग यानी कि कंडीशन में रहेगी या रेस्टिंग पीरियड में रहेगी। और ये रेस्टिंग पीरियड बहुत लेंदी हो सकता है। अब मान लेते हैं सपोज अब कोई फीमेल इतनी बड़ी होगी यानी कि उसकी एज इतनी बढ़ गई कि वो फीमेल अब प्यूबर्टी एज को अटेन कर लेती है, मान लेते हैं अब यानी कि 11, तो क्या होगा उनमें से, अब ये प्राइमरी जो oocyte स्टेज था, और कौन सी स्टेज में था ये प्राइमरी oocyte भी, अब टर्सरी फॉलिकल की स्टेज में। तो जब टर्सरी फॉलिकल की स्टेज में आता है कोई प्राइमरी oocyte, तो अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होती है, ये ग्रोथ यानी जैसे कहिए ये ग्रोथ कर लेता है, यानी एक तरह से अब ये ग्रोइंग फेज में हो गया। और जब ये ग्रोथ कर लेगा स्टूडेंट्स, यानी ग्रोथ से मतलब है अपने साइज को बढ़ा लेता है, और इसका साइज जो पहली यानी कि जैसे कि ये ओगोनियल थी स्टेज थी या ओगोनिया थी, उनसे लगभग ये जस्ट डबल हो जाता है अपने साइज में, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं उनको बढ़ा लेगा हैं, और इसके अलावा जो इसके अंदर कुछ और पाए जाने वाली ऑर्गेनेलीज हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह से ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है, और जब ये यानी कि इंक्रीज़ कर लेती हैं तब हम इसको क्या देते हैं, प्राइमरी एक तरह से oocyte कौन सी स्टेज का, ग्रोथ फेज का। तो ये ग्रोथ हो गया। अब उसके बाद में जैसे ही अब वो मान लीजिए क्योंकि अब एडल्ट हो गया है स्टूडेंट, तो अब इस यानी कि प्राइमरी oocyte में क्या आएगा, ग्रोथ के बाद तीसरी फेज, यानी ग्रोथ में केवल उसकी साइज़ इंक्रीज़ करता है। जो साइज़ है मान लीजिए वो प्राइमरी यानी oocyte का या जो हमने दिया है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, तो ये इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद क्या आती है, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन से मतलब है यानी कि एक तरह से उसमें मियोसिस डिवीजन होना। तो जब वो मियोटिकली डिवाइड करेगी, अब आप जानते हैं कि मियोसिस 2 बार में कंप्लीट होती है, एक बार में मियोसिस फर्स्ट और दूसरी बार मियोसिस सेकेंड। यहाँ पर भी डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो ह्यूमन फीमेल में जब यानी कि कोई ओवम यानी कि डेवलप करता है, तो उस ओवम के डेवलपमेंट के लिए क्या है, इसमें जो मियोसिस होती है तो वो मियोसिस एक तरह से अनइक्वेशनल डिवीजन है, यानी अनइक्वल डिवीजन होती है। जैसे मानो मियोसिस फर्स्ट होगी जब प्राइमरी oocyte के अंदर, तो प्राइमरी oocytes में जब मियोसिस फर्स्ट होती है ये, तो इस मियोसिस फर्स्ट में 2 यानी कि ओवरी के अंदर क्या बनती हैं, ये सेल डेवलप करती हैं। तो एक सेल क्या करती है, एक सेल ज़्यादा मात्रा में यानी कि जैसे कहते हैं लार्जर अमाउंट में साइटोप्लाज्म को एक्वायर करती है, और जबकि जो दूसरी सेल होती है वो विदाउट साइटोप्लाज्म होती है, यानी केवल उसमें अकेला एक न्यूक्लियस ही होता है, वो भी कौन सा, हैप्लॉइड। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मियोसिस फर्स्ट होती है ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, यानी कि मियोसिस फर्स्ट को, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम इसी यानी कि जैसे कहिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो यही सेपरेट हो जाते हैं,
मियोसिस फर्स्ट में। इसलिए ये अनइक्वल डिवीजन है, इसमें एक सेल लार्जर होती है और दूसरी सेल कैसी बनती है, वो स्मॉलर होती है। तो ये प्राइमरी oocyte जब दो सेल में डिवाइड करेगी, एक स्मॉलर, तो जो स्मॉलर है ये कौन सी क्या कहलाती है, इस स्मॉलर को तो कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी स्टूडेंट्स। और जो लार्जर होती है, इस लार्जर वाली सेल को हम क्या कहेंगे, इस लार्जर वाली को कहेंगे सेकेंडरी oocyte। तो ये सेकेंडरी अब oocyte है। लेकिन सेकेंडरी जो oocyte बनता है, अब ये कहाँ हो रही है प्रोसेस, मैंने बताया जैसे ओवरी के अंदर ही, अभी ये प्रोसेस ओवरी के अंदर ही होता है। और जब ओवरी में सेकेंडरी oocyte बनता है, तो सेकेंडरी oocyte बनने के बाद क्योंकि मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी, तो मियोसिस सेकेंड अगर मान लेते हैं जैसे पोलर बॉडी, क्योंकि अब इसमें वैसे साइटोप्लाज्म तो है नहीं, लेकिन हैप्लॉइड इसका न्यूक्लियस है, तो ये क्या काम कर सकता है, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी के अंदर स्टूडेंट जो मियोसिस सेकेंड है इसको कंप्लीट करके और अपनी दो यानी कि जैसे पोलर बॉडी बना सकती है। और ये हो सकता है कि ये ना भी बनाए, ये ओवरी के अंदर ही डिजेनरेट भी हो सकती है, यानी कि फर्स्ट जो पोलर बॉडी है वो ओवरी में ही हो सकता है कि वो डिजेनरेट हो जाए विदाउट, यानी कि जैसे कि ये मियोसिस सेकेंड को वो क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म तो है नहीं, तो इसलिए ये एक तरह से नॉन वाइबल की तरह काम करेगी, यानी कि कोई वाइबल सेल्स नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है, अब ये सेकेंडरी oocyte क्या काम करता है स्टूडेंट्स, इसकी भी अगर हम देखें तो जो अलग अलग यानी कि जैसे मियोसिस सेकेंड में भी जब आप देखोगे तो मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, उसमें भी अलग अलग फेजेस चलेंगे, जैसे प्रोफेज सेकेंड, ठीक है, और मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज, तो इस तरह से जो वो चलती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो ये सेकेंडरी oocyte में क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सेकेंडरी oocyte में एक मेटाफेजिस स्टेज तक ही ये चलता है, उसके बाद में अगली जो जितनी भी इसमें फेजेज आती हैं जैसे मेटाफेज के बाद एनाफेज या टीलोफेज, वो सस्पेंड हो जाती हैं। अब ये जो है यहाँ यानी कि एक तरह से इसकी जो यानी कि आगे की प्रोसेस थी वो सीध हो जाती है, वो रुक जाती है। और ये कब कंप्लीट होगी, वो तब कंप्लीट होगी व्हेन द सेकेंडरी oocyte रिलीज यानी कि फ्रॉम द ओवरी टू द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन, जिसको हम ओवुलेशन, यानी कि जब ये सेकेंडरी oocyte अपनी सस्पेंडेड स्टेज से और ओवरी से रिलीज होके और फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन हो जाएगा और ये फ्लोपियन ट्यूब से आगे यानी जैसे कहते हैं एम्पुला में पहुंचेगा, और बाई चांस एम्पुला रीजन में यानी फ्लोपियन ट्यूब का जो एक पार्ट होता है एम्पुला रीजन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो अगर ये वहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए अब यानी कि वेट करता है, जैसे हमने पीछे भी बताया था कि कोई भी जो एग है, ह्यूमन जो एग होता है, इसकी जो वाइबिलिटी है लगभग वो जैसे 72 आवर्स तक हो सकती है, यानी कि 48 से लेकर 72 आवर्स तक। तो ये इतने टाइम तक वेट करेगा वहाँ। अगर बाय चांस इसको स्पर्म सेल कोई मिल जाती है, यानी कि स्पर्म का कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो इसकी जो सस्पेंडेड यानी कि प्रोसेस थी, जो रुकी हुई यानी कि स्टेजेस थी, जैसे मानो मेटाफेज के बाद एनाफेज थी, टीलोफेज थी, वो तब जाके यानी कि कंप्लीट होगा। या अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो इसकी सस्पेंडेड स्टेज है वो कंप्लीट नहीं करती। तो इसलिए क्या है, अब हमने क्या दिखा रखा है, सेकेंडरी oocyte यानी कि स्टेज में ये रिलीज हो जाता है, ओवुलेशन हो जाती है, और आफ्टर ओवुलेशन मान लेते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स में अब इसको किसी स्पर्म का कांटेक्ट मिलता है। तो व्हेन यानी कि स्पर्म सेल कम इन कांटेक्ट विद द सेकेंडरी oocyte, तो फिर क्या होगा, फिर सेकेंडरी oocyte यानी कि डिवाइड करेगा या मियोसिस सेकेंड। अब इसमें ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी, जो फिर अनइक्वल यानी जैसे कहते हैं डिवीजन है। फिर भी इसमें क्या होता है, जो डिवीजन होती है वो अनइक्वल होती है, यानी कि एक सेल लार्जर अमाउंट में साइटोप्लाज्म यानी कि एक तरह से रिसीव करती है, और जबकि जो दूसरी सेल है वो बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि ये केवल एक तरह से क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए, क्रोमोसोम्स को यानी कि डिवाइड करने के लिए प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो ये एक सेल बनती है लार्जर वाली, तो इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको हम ऊटिड भी कहते हैं स्टूडेंट। ये ऊटिड हो गया, और यही ऊटिड आगे चल के चेंज हो जाता है ओवम में, ये ओवम बन जाएगा। और जो एक दूसरी यानी कि स्मॉलर सेल है, इसको हम क्या कहेंगे, वही इसी तरह से सेकेंड पोलर बॉडी। ये सेकेंड पोलर बॉडी है, और ये धीरे धीरे यहाँ डिजेनरेट हो जाती है, क्योंकि इन पोलर बॉडीज़ का कोई रोल नहीं है, बनती तो टोटल एक वही है, जैसे प्राइमरी oocyte डिवाइड करके वही 4 सेल बनाती है। जैसे हमने ह्यूमन
मेल के अंदर बताया कि ह्यूमन मेल में भी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती है, जब उसमें मियोसिस होगी तो उसमें 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो यहाँ भी 4 सेल तो बन रही हैं, लेकिन इसमें जो ये 3 सेल होती हैं, यानी कि 3 ये पोलर बॉडी हैं, ये 3 पोलर बॉडी यानी एक तरह से नॉन फंक्शनल होती हैं, ये कोई काम नहीं करती और इनकी डेथ हो जाती है, या एक तरह से ये नॉन वाइबल होती हैं। केवल एक यानी कि जो है ओवम का डेवलपमेंट होता है या एक ऊटिड बनता है ये, और ये कब बनेगा, ये भी तब बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो भी ये नहीं बनते। तो इस तरह से ये अब जो है एक ऊटिड बन गया, और फिर इस ऊटिड को हम क्या कहते हैं, ये हैप्लॉइड 1n। ये अब क्योंकि कंप्लीट है, वैसे तो 1n यहाँ हो गया था, लेकिन आप जानते हैं ना मियोसिस सेकेंड जो होती है वो कैसी है, वो एक इक्वेशनल डिवीजन ही होती है। तो ये भी 1n है, ये भी 1n है, यानी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड होती है जो पोलर बॉडीज होती हैं, तो ये सभी हैप्लॉइड हैं। तो ये एक हैप्लॉइड ओवम डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे अब इस ओवम का थोड़ा सा अगर हम साइज़ देखें तो ये ओवम जो है, जो हमारी बॉडी की, जो ह्यूमन यानी कि फीमेल की बॉडी की जो सेल्स होती हैं, उन सेल का जो अगर हम साइज़ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो उन सेल का साइज़ होता है पॉइंट जैसे कहिए 001 mm। और ये सेल अगर हम देखते हैं जो ओवम बनता है, एग बनता है, यानी जिसको हम यहाँ ओवम कह रहे हैं, या ये ओवम जो होता है इसका साइज़ कितना होता है, इससे लगभग 10 गुना ज़्यादा, यानी इसका साइज़ होता है 0.1 mm, ठीक है, मिलीमीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर का साइज होता है। तो ये हमारी जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं, उन नॉर्मल सेल से लगभग 10 गुना बड़ा होता है एग। तो अब ये एग फिर क्या काम करेगा, अब इस एग के यानी कि जिसे कह रहे हैं या ओवम के साथ जो मेन यानी कि फ्यूजन होता है, जो मेन स्पर्मेटोजोआ है, जब स्पर्मेटोजोआ का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करके और फिर एक तरह से फर्टिलाइज सेल या जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वो जाइगोट बनाएगा। तो इस तरह से ये एक यानी कि यहाँ एग डेवलप कर गया। अगर आप इस एग को भी देखें, इस एग की भी मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ नॉर्मली, जैसे अभी मैंने साइज़ बताया था कि जो ह्यूमन यानी कि ओवम है, इसका जो साइज़ होता है स्टूडेंट, उसका साइज़ होता है 0.1 मिलीमीटर। अब इसमें एक तो ये जैसे अभी मैंने बताया था कि जो एग होगा उसके ऊपर की एक मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि कोई भी सेल है अगर, तो सेल्स जो होती हैं वो बाउंडेड होती हैं किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको हम या ऊलेमा का भी नाम दे सकते हैं। इसके अंदर ये ऊलेमा है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है या ऊलेमा, ये ऊलेमा है, तो ये बनती है। दूसरा, इसके एक जो नीचे देखते हैं, इसके नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, क्योंकि किसको एक तरह से इनक्लोज करती है, साइटोप्लाज्म, तो क्योंकि इसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साथ साथ इसके सेंट्रली लोकेटेड लार्जर यानी एक तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में वही हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम्स का है स्टूडेंट्स, और एक जैसे कहते हैं वेल डेवलप्ड जो है इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है। कुछ और यानी कि जैसे इसके अंदर एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम भी देते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसके अलावा जो यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में बिल्कुल जस्ट यानी कि जैसे बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऊलेमा क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको भी हम अलग से नाम देते हैं, इनको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, इनको भी आपको बाद में बताएंगे जब हम फर्टिलाइजेशन यानी कि होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेज आएंगे तब हम उसमें बताएंगे इनका क्या रोल है। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और यानी कि मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है जिसको ये एग खुद बनाता है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक तरह से क्या, उसको हम जोना पेलिशुडा की या लेयर कहते हैं। तो जो जोना पेलिशुडा की लेयर होती है ये ओवम के द्वारा खुद यानी कि जैसे कहते हैं तैयार होती है, और इसको हम एक तरह से प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है जोना पेलिशुडा की। और इसके बाहर जो होती है, उसके बाहर क्या होती है, उसके बाहर होती है एक और लेयर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी क्या है, धीरे धीरे माइक्रोविलाई जैसे कहते हैं ना, बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोसेस को अपने यानी कि जैसे कहते हैं माइक्रोविलाई जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये माइक्रोविलाइज हमने यहाँ जैसे दिखा रखी है, इनको आप माइक्रोविलाइज कह सकते हैं। और इसके जो ये जोना पेलिशुडा की लेयर है या जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, इसके बाहर
कुछ यानी कि जैसे सेल्स होती हैं जो चारों तरफ पाई जाती हैं, इसकी अरेंज होती हैं, और उन सेल्स को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये कोरोना रेडिएटर किससे बनती है? जो फॉलिकल सेल्स अभी हमने बताई थी, जो मेनली फॉलिकल सेल्स जो डैमेज हो गई थी किसी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ पाए जाने वाली, वो यानी कि सेल्स होती हैं कोरोना रेडिएटा की। और इसलिए ये भी एक लेयर के रूप में जब अरेंज हो जाती हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? इनको सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो इस तरह से बाहर की साइड में कोरोना रेडिएटा की लेयर है जिसको हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन कह रहे हैं। इसके नीचे जो ना पेलिशुडा की होती है जिसको हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको सेल्फ यानी जैसे कहिए कोई भी यानी कि ओवम खुद यानी कि अपनी बना के देता है। और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिससे ये फिंगर लाइक प्रोसेस निकलती है जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? इसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। तो ये एक जो है स्ट्रक्चर होगी पूरे ओवम की। तो ये एक तरह से मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया oogenesis किसे कह रहे हैं और एक स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को और दूसरे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।